नमस्कार, क्षेत्रीय दूरदर्शन एकांश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जी हां, प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक ऐसी पहल जिसने 10 सालों में एक बड़ा बदलाव आर्थिक जगत में किया है। जी हां, बैंकिंग सेक्टर के लिए ये योजना फलीभूत साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अभी आपको बता दें कि 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो कैसी रही ये योजना और इन 10 सालों में क्या वो लक्ष्य हासिल कर पाई है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे देहरादून स्टूडियो में मौजूद हैं जगमोहन मेहंदी रत्ता, रिटायर्ड बैंक अधिकारी एवं पूर्व संयोजक बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के। साथ ही हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं जितेंद्र डंडोना जी, जो कि पूर्व रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं, साथ ही साथ निवेश सलाहकार भी हैं। तो आप तमाम मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला प्रश्न जगमोहन जी आपसे ही जानना चाहूँगा, जब पिछले 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने ये योजना शुरू की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक बड़ा लक्ष्य सोचा गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है भारत का, उसे बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए। और इन 10 सालों में ये कहा जाएगा कि बहुत से लोग जो है इस योजना से जुड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जो योजना शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये अपने लक्ष्य को साध पा रही है? इन 10 सालों में क्या कुछ इस योजना से हमने हासिल किया है? देश की जनता ने एक बहुत बड़ा बदलाव 2014 में किया। उस जनता के हितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में बहुत सारे प्लान होंगे, लेकिन जनधन योजना जो 28 अगस्त को उन्होंने घोषणा करी, वो ये सोच के करी थी कि आम देश का नागरिक, गरीब नागरिक बैंकों में घुस नहीं पाता था। उसका कारण बैंकों में जमा करने के लिए शर्तें होती थी बहुत सारी कि इतना जमा होगा, 1000 से अकाउंट खुलेगा, 2000 से अकाउंट खुलेगा, लोन नहीं मिलते। साहूकारों के चुंगल में लोग फंसे हुए थे। उनसे मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी अनूठी योजना करी जिससे न केवल गरीबों का फायदा हुआ, अपितु देश की जमा धन में भी बहुत भारी वृद्धि हुई। हमारे किसान, छोटे गरीब, रिक्शा चालक, रोज मजदूरी करने वाले लोग के एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि आप शून्य, एक पैसा भी मत जमा कराइए, आप बैंक में जाइए, अपना खाता खुलाइए। और उनको फैसिलिटी दी सरकार ने। सरकार ने कहा आपके पास कोई अचानक आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट भी मिलेगा। आपकी ज़रूरतें हो सकती हैं, किसी की बीमारी हो सकती है, किसी कुछ और हो सकता है, 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी। 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया गया, साथ साथ 30,000 का जीवन बीमा निगम दिया गया। अब आप सोचिए, एक आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है और देश के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अगर गरीब आदमी बैंक में जा रहा है, उसको ये सारी सुविधाएं बिना पैसे के, बिना जमा कराए मिल रही हैं। तो और साथ साथ इसके साथ जनधन योजना में जब और इसका फैलाव हुआ तो उसके साथ साथ उनकी सब्सिडी भी उसी खातों में आने लग गई। 53 करोड़ खाते आज तक खुल चुके हैं जनधन योजना के। और आगामी मोदी जी ने अभी इस साल 3 करोड़ और जनधन योजना के खाते का लिए आह्वान किया है। और मैं समझता हूँ जब ये जनधन योजना आई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है, प्रत्येक बैंक में लगातार लाइनें लगकर दिन और रात वो जनधन योजना, और उन चेहरों में उन लोगों की खुशी देखी हम लोगों ने जो जनधन योजना के लिए बैंक खाते खुलवाने आ रहे थे। शायद उनको बहुत बड़ा कुछ मुकाम मिल गया है, एक बड़ा मुकाम मिला है, आप जिस तरीके से जगमोहन जी कह रहे हैं। लेकिन इन 10 सालों में प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्या कुछ लाभ पहुंचा है? जब ये योजना शुरू की गई थी उसके बाद आज 10 सालों में क्या स्थिति इस वक्त इस योजना की है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक आर्थिक मदद पहुंचाने बीमा, पेंशन,
ऋण निवेश से संबंधित विभिन्न वित्तीय योजनाओं को पहुंचाने के लिए शुरू की गई जनधन योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है। केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ से अधिक और जनधन खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना आज सफलतापूर्वक अपने क्रियान्वयन का 1 दशक पूरा कर रही है। वित्त मंत्रालय अपनी वित्तीय समावेशन हस्तक्षेपों के माध्यम से हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करने का निरंतर प्रयास करता है। जनधन योजना के कुल 53.13 करोड़ खाते में से 30 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इन खातों में से 35 करोड़ से अधिक ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों से है। इस व्यापक पहुंच को आधार कार्ड, मोबाइल कनेक्टिविटी और जनधन खातों की मदद से संभव किया गया है, जिसने वित्तीय समावेशन दर को वर्ष 2008 में 25% से बढ़ाकर पिछले 6 वर्षों में 80% से अधिक कर दिया है। इस पहल ने लोगों पर केंद्रित आर्थिक कार्यक्रमों के लिए मजबूत आधार प्रदान किया है, जिसमें सीधे लाभ हस्तांतरण, कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम किसान, मनरेगा के तहत आजीविका वृद्धि, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवरेज शामिल है। 2021 की एक रिपोर्ट में पीएमजेडीवाई के सकारात्मक सामाजिक प्रभावों को उजागर किया। उच्च खाता संतुलन वाले राज्यों में अपराध दरों में कमी और शराब, तंबाकू की खपत में भी कमी देखी गई है। पीएमजेडीवाई की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली है। वर्ष 2023 में वर्ल्ड बैंक द्वारा तैयार की गई G20 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने वित्तीय समावेशन की उपलब्धियों को केवल 6 वर्षों में प्राप्त किया है। यह एक ऐसा काम है जो बिना उन्नत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के 47 वर्षों में पूरा होता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी किए जाने, POS, MPOS मशीनों की स्थापना और UPI जैसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों की शुरुआत होने से डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 से 19 में 2,338 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 16,443 करोड़ हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस योजना के प्रभाव की सराहना की और कहा कि यह सार्वभौमिक, सुलभ और औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सहायक रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लोगों को बचत करने में सक्षम बनाया है। इसके खाता धारक अब अपना बचत पैटर्न दिखा सकते हैं, जो उन्हें बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए पात्र बनाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इसकी परिवर्तनकारी ताकत और डिजिटल नवाचारों ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तराखंड। तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना इस वक्त भारत में चल रही है। वित्तीय समावेशन को लेकर एक बड़ी पहल जो है भारत सरकार की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे साथ दूसरे मेहमान जितेंद्र डंडोना जी भी बने हुए हैं। जितेंद्र जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, 10 साल का समय, एक बड़ा समय, एक दशक इस योजना को हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये योजना अपने जो इसका लक्ष्य था उस पर 100% खरी उतरी है? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 100% सही है। और अभी देखिए, इसके अंतर्गत 36 करोड़ लोगों को रुपे कार्ड भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे जो यूपीआई जो हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनिफाइड पेमेंट से इंटीग्रेटेड हो जाएं, वो भी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे तो और ज़्यादा खाते खोलेंगे। और आगे आने वाले टाइम में एक मैं आपसे और
चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मुद्रा लोन लेने में भी जो बोरोअर्स हैं उनको आसानी होगी, क्योंकि वो अपना बचत का पैटर्न दिखा सकेंगे। और इसको सरल भी कर दिया गया है, इसको अकाउंट ओपनिंग को, क्योंकि सिर्फ 10 साल का बच्चा भी अब अपना अकाउंट खोल सकता है। और अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अपना पासपोर्ट दिखाकर, और अगर आधार और पैन है तो उसके अलावा भी वो अपना स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाकर वो भी अपना खाता खोल सकता है अपने पेरेंट्स के अंडर गार्डियनशिप। और इस योजना की खासियत ये भी है कि जिन लोगों को लेकर जो है ये योजना बनाई गई प्रधानमंत्री जनधन योजना, सीधा उन तक ये योजना पहुंच रही है। हाँ, सीधा उन तक ये पहुंच रही है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत आपने ये देखा कि कितने पहले बिचौलिए थे, जो बेनिफिट लोगों को जाने चाहिए थे वो बीच में से हट गए हैं। अब डायरेक्ट जो है लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जैसे गैस की सब्सिडी, मनरेगा की जो पेमेंट है उसके बीच में जो बिचौलिए थे वो भी अब हट गए हैं और डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो उन लोगों को मिला जिन्होंने अब हमारे बैंकों के साथ ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवा लिए हैं। एक तरीके से जितेंद्र जी, भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हुआ है। जगमोहन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते, साथ ही साथ इसमें जो है सबसे ज़्यादा खाते जो हैं देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के बैंक खाते इसमें हैं। कहीं ना कहीं पीएम जनधन योजना ने हमें ये बताया है कि हम बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त कहाँ खड़े हैं, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको लेकर हम कहाँ खड़े हैं। हालांकि जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो बैंक खाते हैं महिलाओं के ही हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर को लेकर भारत की इस वक्त क्या स्थिति है, इन 10 सालों में हमने पीएम जनधन योजना से हमें ये मालूम भी पड़ता है। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। 53 करोड़ में से 30 करोड़ से ज़्यादा खाते या तो शहरी अर्बन क्षेत्रों के हैं या गांव के लोगों के हैं और महिलाओं के हैं। अब आप सोचिए, महिलाओं की जब इतनी बड़ी संख्या भागीदारी होगी हमारी देश की अर्थव्यवस्था में, उनका जमा होगा, उनको काम करने के अवसर मिलेंगे। अगर उनका मतलब मकसद जनधन योजना का यही नहीं है कि उनके आए बैंक अकाउंट में खाता खुल गया, डेथ हो गई तो ये मिल गया, क्लेम मिल गया, वो महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए उनकी जो आपने देखा होगा समूह बनाते हैं, छोटे छोटे समूह करके, गांव में कोई अचार बना रहा है, कुछ कर रहा है, उसके माध्यम से भी महिलाओं की जो स्थिति हमारे यहाँ है आज की डेट में भी हम कहेंगे कि अभी पिछड़ी हुई है, उसको उत्थान करने के लिए बहुत बड़ा कदम है जनधन योजना। उसके अलावा और भी ऐसा नहीं है, मोदी जी के युग में एक श्रम योजना भी है। ये गरीब जो धोबी है, सुनार है, गरीब जो भी गरीब तबके के लोग हैं, रिक्शा चालक है, इन सब के लिए भी एक योजना इन्होंने करी। जनधन योजना के हिसाब से उनको छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और उनको 3,000 रुपये महीना की पेंशन 60 साल के बाद मिलती है। ये सब जनधन योजना में जा रहा है। और आज देश में हमारी वित्त मंत्री ने अभी आह्वान किया है कि देश का जमा कम हो रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। वो कैसे बढ़ेगा? जनधन योजना उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम 3 करोड़ खाते की बात कर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ खाते खुल जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बैंकों का जमा भी बढ़ेगा और जब जमा बढ़ेगा तो उसके अनुपात में ऋण भी बढ़ेंगे। और ख़ास बात इस योजना की ये है कि जो भी पात्र लोग हैं सरकार की योजनाओं के, जैसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को लेकर कई योजनाएं शुरू की हैं, खासकर इन दिनों लखपति दीदी योजना चल रही है, उसके भी जो पात्र लोग हैं डीबीटी के माध्यम से, हालांकि इस योजना में भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कई खाते खुले हैं, महिलाओं के ज़्यादा खाते हैं उसमें। ऐसे में डीबीटी के माध्यम से जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो ये दर्शाता है कि जो सरकार योजना बना रही है वो पात्र व्यक्ति तक पहुंच रही है जो इस योजना का लाभार्थी है। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है कि आपको भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ ही है और साथ ही साथ जो है आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इस योजना ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इन 10 सालों में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपको याद होगा
कि जिन लोगों को ये बेनिफिट मिलना होता था वो लोग लाइन लगाते थे और ऑफिसेज के बाहर उन लोगों के भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, क्योंकि उनको कहना पड़ता था, उनको कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते थे जिससे कि उनको नुकसान होता था। अब डायरेक्ट पैसा आने से उनको ये फायदा है कि उनको उन तक जाना भी नहीं पड़ता और हर महीने आप देखेंगे कि उनकी जो भी सब्सिडीज हैं, जिसका भी इंटाइटलमेंट है उनका, जैसे दिव्यांग लोग हैं उनको सब्सिडी मिलती है, अब उनके डायरेक्ट ये सारी फैसिलिटीज आनी शुरू हो गई हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में, कि कल भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक ने भी ये बोला है कि क्रेडिट हमारे पास इस समय डिपॉजिट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो जैसे जैसे ये अकाउंट्स बढ़ेंगे तो डिपॉजिट्स भी आएंगे, क्योंकि डिपॉजिट्स के लिए आज की डेट में बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि बैंकों के पास डिपॉजिट्स इसलिए कम हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स की तरफ ज़्यादा रिटर्न की वजह से अपना पैसा उधर ले जा रहे हैं। तो इसलिए बैंकों के पास जब इस तरह के स्मॉल टिकट डिपॉजिट्स की बात प्रबंध निदेशक ने करी है, तो स्मॉल टिकट डिपॉजिट्स में यही खाते आते हैं, जनधन खाते। जब इसमें पैसा आएगा तो हमें आगे ऋण आवंटन में सुविधा होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आज की डेट में होगा। जी, और जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि जो उपलब्धि इन 10 सालों में भारत ने हासिल की है उसे अगर देखा जाए तो 47 वर्षों में पूरी होनी थी, तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जगमोहन जी है कि 10 सालों में हमने वो हासिल कर लिया जो वर्ल्ड बैंक सोच रहा था कि इसके लिए तो बहुत साल लग जाते इस उपलब्धि वित्तीय समावेशन को हासिल करने में। निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जितने भी मापदंड हैं उसमें भारत अग्रणी है। और आज अगर हम कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है और इसको विश्व स्वीकार कर रहा है। हमारे तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जितने सलाहकार हैं, विदेश में उनकी डिमांड बढ़ रही है। विदेश की डिमांड बढ़ने से हमारे यहाँ निवेश हो रहा है और जब निवेश होगा तो निश्चित रूप से भारत की तरक्की होगी। और ये एक साधन है। मोदी सरकार ने जनता के हितों के लिए मेरे विचार से जनधन योजना तो खड़ी करी, उसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड जैसे गरीब लोगों के लिए एक आयुष्मान कार्ड भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब चीज़ें मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत जो इस प्रकार की तरक्की कर रहा है उसमें इन चीज़ों के स्कीम्स का बहुत बड़ा योगदान है। जी, बहुत बड़ा योगदान इन स्कीम्स का है, खासकर प्रधानमंत्री जनधन योजना की हम आज बात कर रहे हैं, जिसने अपने स्वर्णिम 10 साल पूरे किए। और 10 सालों को अगर हम देखें तो एक बड़ा लक्ष्य जो रखा गया था वो लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो पूरा किया गया है। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस योजना ने जो आर्थिक तबका है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ तबका है, पिछड़ा वर्ग जो है, उसे ये भी सिखाया है कि आपको बचत कैसे करनी है, सेविंग्स कैसे करनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इन 53 करोड़ जो खाता धारक हैं उन्होंने ये चीज़ भी सीखी है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब ये स्कीम स्टार्ट की गई थी उस समय वो लोग, ऐसे लोग भी थे जिनका पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ जाना ही नहीं होता था। लेकिन जब ये बड़े लेवल पर अनाउंस की गई ये स्कीम कि आप प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले की प्राचीर से जब ये अनाउंसमेंट किया कि हम ये स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर उस समय लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ जाने स्टार्ट किया। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेविंग्स बनानी शुरू कर दी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक बार अकाउंट खोल जाए तो फिर एक हैबिट पड़ती है उसमें। जब आपका सिर्फ उसमें यही नहीं होगा जनधन खाता खोलेगा, उसके साथ और भी फिर आप रेकरिंग डिपॉजिट की तरफ भी जाएंगे, फिर आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ भी जाएंगे, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि एक हैबिट पड़ जाएगी। और दूसरे, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन बीमा सुरक्षा योजना भी स्टार्ट की गई, जिसके अंतर्गत एक्सीडेंटल बेनिफिट भी दिए गए अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, और जीवन ज्योति बीमा योजना भी दी गई, और अटल पेंशन योजना भी, ये भी उसके साथ साथ ही स्टार्ट की गई। तो एक ओवरऑल जो है एक सिस्टम बना जिससे एक आम आदमी का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग से जुड़े और उनके अंदर एक बचत की न केवल भावना बढ़ी, बल्कि अब इससे आगे आने वाली जनरेशन्स भी जो हैं
वो और ज़्यादा इसमें बचत कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और खासकर जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम से जो है रूबरू हुए हैं, जिस तरीके से आपने बताया है कि जिन लोगों के बैंक खाते नहीं थे, बैंक सिस्टम से वो जुड़े नहीं थे, खासकर ये चीज़ भी देखने के लिए आई है जगमोहन जी इसमें कि जो लोग डिजिटल पेमेंट नहीं कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे फुटकर विक्रेता जो हैं वो भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ गए हैं। 20 रुपये हो, 30 रुपये हो, 40 रुपये की पेमेंट हो तो वो जो है डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं आजकल। उस जगह भी प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक बड़ी भूमिका निभाई है लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए। बहुत बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में आया जब आप एक गोलगप्पे की दुकान पे जाते हैं और उसको 10 रुपये में 10 रुपये की पेमेंट भी आप लगातार देख रहे होंगे वो यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इससे दो बड़े फायदे हुए हैं। एक तो भ्रष्टाचार का आपने मुद्दा उठाया कि भ्रष्टाचार इसमें रुकेगा, इनकम नहीं आप छुपा नहीं सकते। आपके जितनी भी पेमेंट है, सरकार का लगातार डिजिटल पेमेंट के लिए बढ़ावा देने का एक तात्पर्य भ्रष्टाचार को भी खत्म करने का है, क्योंकि जितना डिजिटल पेमेंट होगा, चाहे व्यापारियों का छोटा होगा, वो सब के सब एक नंबर में आएगा, आपके खाते में आएगा, तो उसमें आप कहीं छुपा नहीं सकते। डिजिटल पेमेंट में पहले भी हम बैंक में देखते थे, बड़े बड़े लोग 10-10 बैंकों में अकाउंट खोल देते थे और उनके इनकम टैक्स नहीं भरते थे, उसको कोई छुपा नहीं। अब इस कारण से डिजिटल होने से आज आप कुछ भी एक पैसा भी नहीं छुपा सकते। आपका अकाउंट कलकत्ता में है, बॉम्बे में, अहमदाबाद में है, एक आधार कार्ड से लिंक होने की वजह से आपके सारे खाते खुद आ जाएंगे। आप देखेंगे इनकम टैक्स में ही आप कुछ नहीं छुपा सकते, इनकम टैक्स के पास आपका आधार कार्ड है और उसकी सारी डिटेल आ जाती है। तो बहुत बड़ी क्रांति हुई है। और हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ पैसे जमा करने की एक आदत शुरू से रही है। हम हिंदुस्तानी लोग अपने भविष्य के लिए अगर 100 रुपये की इनकम है तो हम चाहेंगे कि 10 या 20 रुपये हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाए, जबकि यूरोप के या अन्य देशों में ऐसी प्रथा नहीं है। वो तो केवल जितना आया एक हफ्ते में आया, खाया पिया, ऐश करा। क्यों, हो सकता है उसके कई अन्य कारण हो, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो, लेकिन भारत में ये एक जो प्रथा बनी हुई है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने उसको और बढ़ावा दिया बचत के लिए। जी, तो 10 सालों की हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की। जितेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन 10 सालों में हमने वो दौर भी देखा कोरोना काल का, जब जो है इमरजेंसी, जिस तरीके से हम कहेंगे कि एक लॉकडाउन लग गया था, उस वक्त प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाते हैं, ये आर्थिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग है उन लोगों के लिए बहुत काम आए ये खाते। आप क्या मानते हैं, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए, उन्होंने उनको जो है उनकी मदद के लिए जो एक बड़ी भूमिका निभाई है? बिल्कुल, लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपया उन 3 वर्षों में 19, 20, 21 में डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया, उन अकाउंट्स में डायरेक्ट दिया गया, क्योंकि उस समय रोजगार के साधन खत्म हो गए थे, लोगों के जॉब्स छूट गए थे, लोग बिल्कुल खाली थे, घर में बैठे हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज उस समय रहा, क्योंकि आपको मालूम है घर से बाहर निकलना मुश्किल था, किसी भी तरह से लोग बैंकों में भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि उस समय प्रायोरिटी ये थी कि अपनी हेल्थ को बचाया जाए। तो उस समय ये वाले खाते बहुत बड़े काम आए। तो इसके लिए जो है ये एडवांटेज बहुत बड़ा रहा। और 19, 20, 21 का समय जो है वो मुश्किल दौर था और उस समय ये स्कीम्स बहुत काम आई। और जगमोहन जी, आपको भी ये लगता है कि कोरोना काल में एक बड़ी भूमिका जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो बैंक खाते खोले गए थे, जो हाँ, उसका एक ये तो बिल्कुल 100% सही है कि हम बाजार बंद थे, सब कुछ बंद था, आदमी को खाने के लिए, बच्चों के दूध के लिए दूध चाहिए था, बच्चों के लिए खाने के लिए राशन चाहिए था, वो कहाँ से आएगा? और जब उनके खाते में पैसे थे जनधन योजना के, तो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से उन्होंने राशन भी मंगवाया, दूध भी मंगवाया, और वो कम से कम चैन से, अन्यथा क्या हालत होती ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था डिजिटल पेमेंट वाला, जनधन योजना के थ्रू रुपए कार्ड जो दिए गए, रुपए कार्ड के माध्यम से उन्होंने घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी ये सारे काम किए गए।
और आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 10 सालों की हम बात कर रहे हैं, आगे आने वाले 10 साल के लिए हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। आपको क्या लगता है जितेंद्र जी, आगे आने वाले 10 साल किस तरीके से योजना आगे बढ़ेगी और क्या उपलब्धियां हम हासिल कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में? देखिए, 145 करोड़ की जनसंख्या में 53 करोड़ जनधन के माध्यम से 53 करोड़ हम ले चुके हैं। बाकी सभी लोग बैंकिंग सेक्टर के परव्यू में आते हैं, सभी लोगों के अकाउंट हैं। आगे आने वाले समय में अब बैंक्स को कहा गया है वित्त मंत्री द्वारा कि नए इनोवेटिव तरीके निकालें जिससे बैंकों के पास डिपॉजिट आए। तो इनोवेटिव तरीकों के अंतर्गत बैंक क्या करेंगे कि नई स्कीम्स निकालेंगे। जैसे आज ही एक बैंक ने अनाउंस किया है, अभी तक शायद में दर्शकों को मालूम होगा कि 10 साल तक की मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट बनती थी, अब 20 साल की फिक्स डिपॉजिट बनाने की बात भी की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पैसा बैंकों के पास रहे और उसमें समय समय पर विड्रॉल देने की फैसिलिटी भी की जा रही है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों के साथ जुड़ेंगे तो डिपॉजिट की कमी नहीं होगी। और उसके बाद हमारी प्रायोरिटी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए अपनी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग कर सकें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दे सकें ताकि वो अपने कार्य शुरू कर सके। तो उसके लिए जो है ये सारे अकाउंट्स और सारे डिपॉजिट्स भी काम आए। अगर हम पिछले 20 साल पहले की बैंकिंग की बात करें जी, तो बड़े बड़े लेजर होते थे, सब लोगों को कैश डिपॉजिट के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए, हर काम के लिए बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी। पेंशन के लिए आप जब पहली होती थी पूरी बैंक के बाहर लाइनें लग जाती थी। आज बैंकिंग ने इतनी तरक्की करी है, आपके इस मोबाइल में आपकी टोटल बैंकिंग है, आप हर कदम, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हर काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप खरीदारी कर सकते हैं, आप डिपॉजिट बना सकते हैं, आप कैश जमा करवा सकते हैं, आप हर काम इस बैंक के थ्रू हो गया। निश्चित रूप से हो सकता है रोजगार के कुछ अवसर कम हुए हों, लेकिन इस डिजिटल बैंकिंग से बैंकिंग का जो प्रचार हुआ है उसमें डिपॉजिट भी आए हैं और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा एक कदम है। और आप क्या देखते हैं आने वाले 10 सालों में इस योजना का 100% लाभ जो है, जिन लोगों को लेकर जो है लक्ष्य बनाया गया है इस योजना को, वो लक्ष्य पूरा कर पाएगी योजना? देखिए, प्रधानमंत्री जी का मन है कि एक तो 100% 143 करोड़ है तो 143 करोड़ बैंकिंग से जुड़े, वो बैंकिंग से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, हमारे हर चीज़ में फर्क पड़ेगा। और बैंकिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के साथ रोजमर्रा की चीज़ बन गई है। इसमें इसके साथ जुड़ना, हर एक का उसमें डिपॉजिट लेना, ये निश्चित रूप से बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा कदम है। आने वाले समय में हम निश्चित रूप से बहुत तरक्की करेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक बड़ा गेम चेंजर ये स्कीम साबित हो रही है हमारे वित्तीय समावेशन के लिए और अपने लक्ष्य को ये हासिल कर रही है। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जगमोहन जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। दूरदर्शन के साथ आप जुड़े रहें, हर खबर की अपडेट एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे एक विशेष कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।